तक्षक नाग का नाम आते ही आधुनिक समझ में एक साधारण विषैला सांप या पौराणिक खलनायक की छवि बना दी जाती है, जबकि वैदिक और पुराणिक ग्रंथों में तक्षक नाग केवल एक जीव नहीं बल्कि नाग वंश की एक अत्यंत प्रभावशाली सत्ता, राजनीतिक शक्ति और ज्ञान परंपरा का प्रतिनिधि था, जिसे जानबूझकर बाद के काल में सीमित अर्थों में समेट दिया गया। महाभारत आदि पर्व और अश्वमेधिक पर्व में तक्षक का उल्लेख एक ऐसे नागराज के रूप में आता है जिसकी शक्ति केवल विष तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसका प्रभाव राजनीति, भय, कूटनीति और सत्ता संतुलन तक फैला हुआ था, और यही कारण है कि वह सम्राट परीक्षित की मृत्यु से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण पात्र बनता है। नागलोक को भी सामान्यतः एक काल्पनिक भूमिगत सांपों की दुनिया के रूप में प्रस्तुत किया गया, जबकि प्राचीन ग्रंथों और प्रतीकों के अध्ययन से संकेत मिलता है कि नागलोक वास्तव में एक संगठित सभ्यता, विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र और अलग सांस्कृतिक पहचान रखने वाला समुदाय था, जिसे नाग कहा गया क्योंकि यह शब्द वैदिक संस्कृत में केवल सर्प के लिए नहीं बल्कि रक्षक, रहस्यमय, ज्ञानधारी और शक्तिशाली वंश के लिए भी प्रयोग होता था। तक्षक नाग इसी नाग परंपरा का प्रतिनिधि था, जिसे केवल इसलिए विषधर बनाकर प्रस्तुत किया गया क्योंकि उसने राजसत्ता को चुनौती दी और ब्राह्मणवादी यज्ञ परंपरा के विरुद्ध एक संतुलनकारी भूमिका निभाई। नागलोक को गलत समझने का सबसे बड़ा कारण यह रहा कि बाद के काल में इतिहास को नैतिक सरलता में ढाल दिया गया, जहां देवता पूर्णतः शुभ और नाग अथवा असुर पूर्णतः अशुभ बना दिए गए, जबकि वास्तविक वैदिक दृष्टिकोण कहीं अधिक जटिल और संतुलित था। तक्षक नाग न तो केवल दुष्ट था और न ही केवल एक पशु, वह एक ऐसी शक्ति का प्रतीक था जो नियंत्रित न होने पर भय उत्पन्न करती है और नियंत्रित होने पर संतुलन बनाए रखती है। यही कारण है कि जन्मेजय जैसे शक्तिशाली सम्राट को भी तक्षक के विरुद्ध यज्ञ जैसे चरम उपाय अपनाने पड़े, जो यह दर्शाता है कि तक्षक नाग की सत्ता को केवल बल से नहीं बल्कि विचारधारात्मक रूप से चुनौती दी जा रही थी। नागलोक को सांपों की दुनिया कहना उसी तरह की ऐतिहासिक सरलता है जैसे किसी पूरी सभ्यता को एक प्रतीक में सीमित कर देना, और यही इस विषय का सबसे बड़ा भ्रम है जिसे यह वीडियो स्पष्ट करता है कि तक्षक नाग और नागलोक को समझने के लिए हमें उन्हें जीव नहीं, सत्ता और चेतना की इकाई के रूप में देखना होगा, तभी उनके वास्तविक स्थान और भूमिका को समझा जा सकता है। वैदिक साहित्य में नाग शब्द का अर्थ केवल आज के प्रचलित सांप तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक बहुआयामी, सांस्कृतिक, सामाजिक और सत्ता संबंधी शब्द था, जिसका अर्थ समय के साथ संकुचित कर दिया गया। ऋग्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथों में नाग शब्द का प्रयोग ऐसे प्राणियों और समुदायों के लिए मिलता है जो रक्षा करने वाले, रहस्यमय, भूमिगत या सीमांत क्षेत्रों में निवास करने वाले और विशेष ज्ञान से युक्त माने जाते थे। संस्कृत व्याकरण में नग शब्द का मूल अर्थ है पर्वत या स्थिर शक्ति, और उसी से नाग निकला, जिसका तात्पर्य ऐसे वंश या समूह से था जो पर्वतीय क्षेत्रों, गुफाओं, नदियों के स्रोतों और खनिज समृद्ध इलाकों में रहते थे, जहां सामान्य जन का प्रवेश कठिन था। इसी कारण नागों को जल, भूमि और गुप्त संसाधनों का संरक्षक माना गया। यह भी महत्वपूर्ण है कि प्राचीन भारत में कई मानव वंशों और जनजातियों ने स्वयं को नाग कहा, जैसे तक्षशिला क्षेत्र, कश्मीर, पूर्वोत्तर और सिंधुगंगा घाटी के कुछ हिस्सों में रहने वाले समुदाय, जिनके प्रतीकों में सर्प का उपयोग वंशचिन्ह, टोटम के रूप में होता था, न कि वास्तविक शारीरिक रूप के रूप में। यही कारण है कि नागों को लेकर जो चित्रण मिलता है वह अक्सर आधा मानव आधा सर्प या पूर्ण सर्प का होता है, जो शाब्दिक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। वैदिक परंपरा में सर्प ज्ञान, पुनर्जन्म, चेतना और ऊर्जा का प्रतीक रहा है, जैसे कुंडलिनी शक्ति का वर्णन, जहां सर्प ऊपर उठती हुई चेतना का संकेत देता है, और इस संदर्भ में नाग का अर्थ उन लोगों से भी जुड़ता है जो ऊर्जा, औषधि, विश्वविज्ञान और गूढ़ विद्या के ज्ञाता थे। बाद के पुराणिक काल में जब कथा परंपरा अधिक लोकप्रिय हुई, तब इन जटिल अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए नागों को वास्तविक सांपों के रूप में प्रस्तुत किया गया,
जिससे आम जन के लिए कहानी समझना आसान हो गया। लेकिन इसके साथ ही नाग शब्द की वास्तविक वैदिक पहचान धुंधली होती चली गई। यही कारण है कि तक्षक, वासुकी, शेषनाग जैसे नाम केवल जीवों के नहीं बल्कि विशिष्ट सत्ता प्रतिनिधियों और परंपराओं के प्रतीक बनते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो नाग कोई एक प्राणी नहीं बल्कि एक प्राचीन सत्ता संरचना, ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक पहचान थी, जिसे बाद के इतिहास लेखन और लोक कथाओं ने धीरे धीरे केवल सर्प तक सीमित कर दिया। और यही वह मूलभूत भ्रम है जिसे समझे बिना नागलोक और तक्षक नाग जैसे पात्रों की वास्तविक भूमिका को समझना संभव नहीं है। नागलोक को सामान्य धारणा में एक काल्पनिक भूमिगत संसार या सांपों की रहस्यमयी दुनिया मान लिया गया, लेकिन वैदिक, महाभारतीय और पुराणिक संदर्भों का गहराई से अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि नागलोक वास्तव में एक सुव्यवस्थित भूराजनीतिक क्षेत्र, विशिष्ट सभ्यता और गुप्त सत्ता संरचना का सामूहिक नाम था, जिसे प्रतीकात्मक भाषा में लोक कहा गया। लोक शब्द स्वयं वैदिक परंपरा में केवल किसी दूसरी दुनिया के लिए नहीं बल्कि एक अलग शासन, संस्कृति और जीवन प्रणाली के लिए भी प्रयोग होता था, जैसे देवलोक, पितृलोक और गंधर्वलोक, और इसी परंपरा में नागलोक भी आता है। भूगोल की दृष्टि से नागलोक को प्राचीन ग्रंथों में उन क्षेत्रों से जोड़ा गया है जहां पर्वत, नदियों के उद्गम, गुफाएं, वन और खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी, जैसे हिमालयी क्षेत्र, उत्तर पश्चिम भारत, कश्मीर, तक्षशिला, सिंधु घाटी और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से। ये सभी स्थान रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण थे क्योंकि यहाँ जलस्रोतों, औषधीय वनस्पतियों और धातुओं पर नियंत्रण रखा जा सकता था। नाग सभ्यता को इसी कारण जल और पृथ्वी का संरक्षक माना गया, और यही वजह है कि नागों को अक्सर नदियों, सरोवरों और भूमिगत संरचनाओं से जोड़ा गया। सभ्यता की दृष्टि से नागलोक कोई आदिम या असभ्य समाज नहीं था, बल्कि यह एक विशेषीकृत ज्ञान आधारित समाज था, जहां विश्वविज्ञान, औषधि, खनिज ज्ञान, खगोल और गुप्त विद्या का उच्च स्तर पर विकास हुआ था, और इसी कारण नागों को भय और सम्मान दोनों दृष्टियों से देखा जाता था। उनकी सामाजिक संरचना स्पष्ट रूप से संगठित थी, जिसमें नागराज, उपनाग और वंश परंपरा का उल्लेख मिलता है, जो यह संकेत देता है कि यह एक राजनैतिक व्यवस्था थी, न कि बिखरा हुआ समूह। गुप्त संरचना की बात इसलिए आती है क्योंकि नागलोक ने स्वयं को मुख्य आर्य सत्तातंत्र से आंशिक रूप से अलग रखा, जिससे उनके ज्ञान और संसाधनों पर बाहरी नियंत्रण न हो सके, और यही अलगाव बाद में गलतफहमी का कारण बना। जब यज्ञ प्रधान और विस्तारवादी राजसत्ताएं उभरीं, तब नागलोक जैसी संरचनाएं उनके लिए चुनौती बन गईं, क्योंकि वे न तो पूरी तरह अधीन थीं और न ही प्रत्यक्ष शत्रु बल्कि एक समानांतर शक्ति संतुलन का प्रतिनिधित्व करती थीं। नागलोक को सांपों की दुनिया कहना उसी तरह का सरलीकरण है जैसे किसी उन्नत गुप्त संगठन को केवल उसके प्रतीक के आधार पर परिभाषित कर देना, जबकि वास्तविकता यह है कि नागलोक एक ऐसी सभ्यता थी जो खुलकर नहीं बल्कि रणनीतिक मौन और प्रतीकों के माध्यम से कार्य करती थी। इसी कारण नागलोक का उल्लेख ग्रंथों में हमेशा रहस्य, भय और शक्ति के मिश्रण के रूप में मिलता है, और यही कारण है कि तक्षक जैसे नागराज केवल व्यक्तिगत पात्र नहीं बल्कि पूरे नागलोक की सत्ता, निर्णय और प्रतिरोध की अभिव्यक्ति बन जाते हैं। तक्षक नाग का उल्लेख भारतीय ग्रंथों में किसी लोक कथा या साधारण प्रतीक के रूप में नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक धार्मिक सत्ता के रूप में मिलता है, जिसका सबसे स्पष्ट और प्रामाणिक विवरण महाभारत के आदि पर्व, आस्तिक पर्व और जन्मेजय सर्पसत्र से जुड़े प्रसंगों में मिलता है, जहां तक्षक को नागों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। महाभारत के अनुसार राजा परीक्षित की मृत्यु केवल एक सर्पदंश की घटना नहीं थी, बल्कि यह राजसत्ता, ब्राह्मण सत्ता और नाग सत्ता के बीच तनाव का परिणाम थी, जिसमें तक्षक नाग एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। परीक्षित द्वारा शमीक ऋषि का अपमान और उसके फलस्वरूप मिला शाप केवल व्यक्तिगत घटना नहीं था, बल्कि यह उस समय के सामाजिक धार्मिक ढांचे में शक्ति संघर्ष को दर्शाता है,
और तक्षक का प्रवेश इस संघर्ष को निर्णायक मोड़ देता है। ग्रंथ यह स्पष्ट करते हैं कि तक्षक ने राजा परीक्षित को छलपूर्वक मारा, लेकिन यह छल किसी पशु की प्रवृत्ति नहीं बल्कि रणनीतिक निर्णय के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो यह संकेत देता है कि तक्षक एक सचेत निर्णय लेने वाली सत्ता था। इसके बाद जन्मेजय द्वारा किया गया नागयज्ञ भी इस बात का प्रमाण है कि तक्षक को केवल एक सांप नहीं बल्कि पूरे नाग वंश का प्रतिनिधि और एक संगठित शक्ति माना गया, क्योंकि यदि वह केवल एक जीव होता तो उसके लिए ऐसा व्यापक यज्ञ जिसमें समस्त नागों को नष्ट करने का प्रयास किया गया अनावश्यक होता। पुराणों में, विशेषकर विष्णु पुराण, भागवत पुराण और ब्रह्मांड पुराण में तक्षक का उल्लेख नागराजों की परंपरा में मिलता है, जहां उसे वासुकी, शेष और अन्य प्रमुख नागों के समकक्ष रखा गया है, जो यह दर्शाता है कि तक्षक कोई अपवाद नहीं बल्कि नाग सत्ता की निरंतर परंपरा का अंग था। इन ग्रंथों में नागों को देवताओं का शत्रु नहीं बल्कि एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में दिखाया गया है, जिनके साथ संघर्ष भी होता है और समझौते भी, और तक्षक इसी द्वंद्व का प्रतीक बनकर उभरता है। आस्तिक मुनि द्वारा नागयज्ञ को रोकना भी केवल करुणा का कार्य नहीं था, बल्कि यह संकेत देता है कि नागों का पूर्ण विनाश ब्रह्मांडीय संतुलन के विरुद्ध माना गया, और यही कारण है कि तक्षक को अंततः पूर्णतः नष्ट नहीं किया गया। इन सभी संदर्भों से यह स्पष्ट होता है कि तक्षक नाग कोई काल्पनिक खलनायक नहीं था, बल्कि वह महाभारतकालीन सत्ता संरचना का एक वास्तविक, प्रभावशाली और विवादास्पद घटक था, जिसे बाद के काल में नैतिक सरलता के लिए विषैला सर्प बना दिया गया, जबकि मूल ग्रंथ उसे राजनीति, भय, शक्ति और संतुलन के केंद्र में रखते हैं। इस प्रकार महाभारत और पुराणों के प्रमाण यह दर्शाते हैं कि तक्षक नाग को समझने के लिए उसे केवल धार्मिक कथा के पात्र के रूप में नहीं बल्कि इतिहास, सत्ता और सामाजिक तनाव के प्रतीक के रूप में देखना आवश्यक है। जन्मेजय नागयज्ञ को सामान्यतः एक शोकग्रस्त पुत्र द्वारा अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की कथा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन महाभारत के आदि पर्व और आस्तिक पर्व के सूक्ष्म अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यह यज्ञ वास्तव में एक व्यक्ति विशेष तक्षक नाग को नहीं बल्कि पूरी नाग सत्ता संरचना को समाप्त करने का संगठित प्रयास था, जिसके पीछे भावनात्मक कारणों से कहीं अधिक गहरे राजनीतिक, धार्मिक और वैचारिक उद्देश्य सक्रिय थे। राजा परीक्षित की मृत्यु को बहाना बनाकर जन्मेजय ने एक ऐसा यज्ञ आरंभ कराया जिसमें समस्त नागों को अग्नि में आहुत करने का विधान किया गया, और ग्रंथ स्पष्ट रूप से बताते हैं कि नाग स्वयं हवा में खींचते हुए यज्ञकुंड में गिर रहे थे, जो यह दर्शाता है कि यह कोई साधारण अनुष्ठान नहीं बल्कि अत्यंत शक्तिशाली और विनाशकारी कर्मकांड था, जिसे केवल प्रतिशोध के लिए उचित नहीं ठहराया जा सकता। वास्तविक कारण यह था कि नाग सत्ता उस समय आर्ययज्ञ परंपरा और विस्तारवादी राजसत्ता के लिए एक समानांतर शक्ति बन चुकी थी, क्योंकि नागों का नियंत्रण जलस्रोतों, औषधियों, विश्वविज्ञान और रणनीतिक भूभागों पर था, और वे पूर्ण रूप से किसी एक राजसत्ता या ब्राह्मणीय ढांचे के अधीन नहीं थे। तक्षक नाग इस नाग सत्ता का प्रमुख प्रतिनिधि था, इसलिए उसका विनाश वास्तव में एक पूरी शक्ति परंपरा को समाप्त करने का प्रयास था। महाभारत यह भी स्पष्ट करता है कि यदि तक्षक केवल एक विषैला सर्प होता तो उसके लिए समस्त नागों के संहार का आयोजन न किया जाता। यह यज्ञ इस बात का प्रमाण है कि तक्षक को एक राजनीतिक और सांस्कृतिक चुनौती के रूप में देखा जा रहा था। इसी प्रसंग में आस्तिक मुनि का प्रवेश अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उन्होंने न तो तक्षक का महिमामंडन किया और न ही जन्मेजय को पूर्णतः दोषी ठहराया, बल्कि यज्ञ को रोककर यह संकेत दिया कि नागों का पूर्ण विनाश धर्म और ब्रह्मांडीय संतुलन के विरुद्ध होगा। आस्तिक का वंश स्वयं नाग और ब्राह्मण दोनों परंपराओं से जुड़ा था, इसलिए उनका हस्तक्षेप एक मध्यस्थ शक्ति के रूप में सामने आता है, जो यह दर्शाता है कि यह संघर्ष अच्छाई और बुराई का नहीं बल्कि असंतुलित शक्ति के उपयोग का था।
तक्षक का यज्ञ से अंतिम क्षणों में बच जाना और इंद्र के संरक्षण में जाना भी यह संकेत देता है कि देवताओं ने भी नागों के पूर्ण विनाश को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि नाग सत्ता प्रकृति और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का एक आवश्यक घटक मानी जाती थी। इस प्रकार जन्मेजय नागयज्ञ को केवल बदले की भावना से प्रेरित घटना कहना ऐतिहासिक सरलीकरण होगा। वास्तव में यह एक ऐसा क्षण था जहां धर्म, सत्ता, ज्ञान और भय की रेखाएं एक दूसरे से टकराईं और तक्षक नाग उस टकराव का केंद्र बन गया। यही कारण है कि महाभारत इस यज्ञ को एक चेतावनी के रूप में प्रस्तुत करता है कि जब कोई सत्ता संतुलन की सीमा पार कर जाती है, तब चाहे वह राजा ही क्यों न हो, उसे रोका जाना आवश्यक हो जाता है। नागों और देवताओं के संबंध को यदि केवल विरोध या शत्रुता के रूप में देखा जाए तो यह वैदिक और पुराणिक दृष्टि का गंभीर सरलीकरण होगा, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में नागों को देवताओं के स्थायी शत्रु के रूप में नहीं बल्कि एक स्वतंत्र, समानांतर और आवश्यक सत्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिनके साथ देवताओं का संबंध समय, परिस्थिति और संतुलन के अनुसार बदलता रहा। ऋग्वेद और ब्राह्मण ग्रंथों में नागों का उल्लेख जल, पृथ्वी और गुप्त ऊर्जा के संरक्षक के रूप में मिलता है, जबकि देवता आकाश, अग्नि और यज्ञ प्रधान व्यवस्था के प्रतिनिधि हैं। और इस विभाजन से यह स्पष्ट होता है कि दोनों शक्तियां ब्रह्मांड के अलग अलग तत्वों का संतुलन बनाए रखती थीं। शेषनाग का विष्णु की शैया बनना कोई कल्पनात्मक दृश्य नहीं बल्कि यह संकेत है कि नाग सत्ता स्वयं देव संरचना का आधार मानी जाती थी, क्योंकि विष्णु जैसे पालनकर्ता देवता का विश्राम नाग पर आधारित होना यह दर्शाता है कि पृथ्वी और जल की स्थिरता के बिना आकाशीय व्यवस्था भी टिक नहीं सकती। वासुकी नाग का समुद्र मंथन में रस्सी बनना भी इसी सत्ता संतुलन का प्रमाण है, जहां देव और असुर दोनों को नाग शक्ति की आवश्यकता पड़ती है और नाग स्वयं किसी एक पक्ष के नहीं बल्कि प्राकृतिक प्रक्रिया के वाहक बनते हैं। तक्षक नाग का इंद्र के संरक्षण में जाना यह दर्शाता है कि देवता भी नागों को पूर्णतः नष्ट करने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि नागों का अस्तित्व प्रकृति, वर्षा, जल प्रवाह और औषधीय ज्ञान से जुड़ा था और उनका उन्मूलन ब्रह्मांडीय असंतुलन पैदा कर सकता था। पुराणों में कई स्थानों पर नागों को देवताओं से वरदान प्राप्त करते हुए दिखाया गया है, जो यह सिद्ध करता है कि यह संबंध अधीनता का नहीं बल्कि परस्पर निर्भरता का था। जब जब नाग सत्ता और देव सत्ता के बीच संघर्ष का वर्णन मिलता है, वह प्रायः नियंत्रण, सीमा और हस्तक्षेप को लेकर होता है, न कि अस्तित्व को समाप्त करने को लेकर। यही कारण है कि जन्मेजय के नागयज्ञ को अंततः रोका गया और तक्षक जैसे नागों को पूर्णतः नष्ट नहीं किया गया, क्योंकि देवताओं और ऋषियों को यह ज्ञात था कि नागों का अस्तित्व केवल भय का स्रोत नहीं बल्कि संतुलन का आधार भी है। नागों को अक्सर तमस, रहस्य और गहराई से जोड़ा गया, जबकि देवताओं को सत्व और प्रकाश से, और वैदिक दर्शन में यह स्पष्ट किया गया है कि सृष्टि केवल प्रकाश से नहीं चलती बल्कि अंधकार, गहराई और रहस्य भी उतने ही आवश्यक हैं। इस दृष्टि से नाग और देवताओं का संबंध विरोध का नहीं बल्कि सहअस्तित्व और शक्ति संतुलन का था, जहां किसी एक का अत्यधिक प्रभुत्व सृष्टि के लिए विनाशकारी हो सकता था। यही कारण है कि ग्रंथों में नागों को कभी देवताओं का सहायक, कभी चुनौती और कभी आवश्यक सीमा के रूप में प्रस्तुत किया गया, और यही गहरी समझ नागलोक और तक्षक नाग जैसे पात्रों को केवल खलनायक की छवि से बाहर निकालकर ब्रह्मांडीय व्यवस्था के अनिवार्य घटक के रूप में स्थापित करती है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में नागों को केवल विषधारी प्राणी मानना एक गंभीर ऐतिहासिक सरलीकरण है, क्योंकि वैदिक और पुराणिक संदर्भों में नागों की पहचान मुख्यतः विशेष ज्ञान, गूढ़ विद्या और प्राकृतिक विज्ञानों की गहन समझ से जुड़ी हुई दिखाई देती है, जिसमें विश्वविज्ञान, औषधिशास्त्र, खगोल और रहस्यात्मक अनुशासन सम्मिलित थे। आयुर्वेदिक परंपरा में विष को केवल मारक तत्व नहीं बल्कि नियंत्रित मात्रा में औषधि के रूप में प्रयुक्त करने का ज्ञान अत्यंत उन्नत माना गया, और यह ज्ञान नागों से जोड़ा गया क्योंकि वे प्राकृतिक विषों, उनके प्रभाव, प्रतिकार और रूपांतरण की गहरी समझ रखते थे।
इसी कारण नागों को भय के साथ साथ सम्मान की दृष्टि से भी देखा जाता था। अथर्ववेद में विष, रोग और उनके उपचार से जुड़े मंत्रों का उल्लेख मिलता है, जहां सर्प और नाग प्रतीकों का प्रयोग उस ज्ञान परंपरा की ओर संकेत करता है जो रोग और मृत्यु दोनों पर नियंत्रण की क्षमता रखती थी। नागों की औषधीय विद्या केवल विष तक सीमित नहीं थी, बल्कि जड़ी बूटियों, खनिजों और जलस्रोतों के उपयोग से जुड़ी थी, क्योंकि नागलोक को जिन क्षेत्रों से जोड़ा गया है वे औषधीय वनस्पतियों और खनिज संपदा से भरपूर थे, और यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रखा गया। खगोल विद्या के संदर्भ में भी नागों का उल्लेख प्रतीकात्मक रूप से मिलता है, जहां सर्पाकार संरचनाएं समय, चक्र और आकाशीय गतियों का संकेत देती हैं, जैसे अनंत शेष का सहस्रफण आकाशीय विस्तार और कालचक्र का प्रतीक बनता है, जो यह दर्शाता है कि नाग परंपरा में ब्रह्मांड को स्थिर नहीं बल्कि चक्रात्मक और ऊर्जा संचालित व्यवस्था के रूप में देखा गया। गुप्त विज्ञान की बात इसलिए आती है क्योंकि नागों का ज्ञान सार्वजनिक प्रदर्शन का विषय नहीं था, वह सीमित, नियंत्रित और चयनित लोगों तक ही पहुंचाया जाता था, जिससे उसका दुरुपयोग न हो सके, और यही कारण है कि नागों को रहस्यमय माना गया। महाभारत और पुराणों में नागों का अचानक प्रकट होना और अदृश्य हो जाना भी किसी अलौकिक शक्ति का संकेत नहीं बल्कि गुप्त मार्गों, सुरक्षित ठिकानों और रणनीतिक ज्ञान की ओर इशारा करता है। यही गुप्तता बाद के काल में भय और अज्ञान का कारण बनी, जिससे नागों को केवल विष और मृत्यु से जोड़ दिया गया, जबकि वास्तविकता यह थी कि वे जीवन और मृत्यु दोनों के संतुलन को समझने वाली परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे। इस दृष्टि से देखा जाए तो नागों की विद्या एकांगी नहीं बल्कि बहुआयामी थी, जिसमें प्रकृति के खतरनाक तत्वों को समझकर उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता थी, और यही कारण है कि देवताओं, ऋषियों और राजसत्ताओं को नागों के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती थी, चाहे वे खुले रूप में इसे स्वीकार करें या नहीं। नागों को गुप्त विज्ञान से जोड़ना इसलिए भी उचित है क्योंकि उनका ज्ञान शक्ति प्रदान करता था, और शक्ति को नियंत्रित रखने के लिए उसे रहस्य में रखना आवश्यक समझा गया, जिससे यह परंपरा समय के साथ लोक कथाओं में बदलती चली गई, लेकिन मूल ग्रंथों में आज भी उसके संकेत स्पष्ट रूप से मौजूद हैं। यह प्रश्न कि क्या नाग वास्तव में मानव थे, केवल जिज्ञासा का विषय नहीं बल्कि भारतीय वैदिक परंपरा को समझने की कुंजी है, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में नागों का वर्णन न तो पूरी तरह पशु के रूप में किया गया है और न ही साधारण मनुष्यों के रूप में, बल्कि एक ऐसी संकर पहचान के रूप में किया गया है जिसे शाब्दिक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक और दार्शनिक दृष्टि से समझना आवश्यक है। महाभारत, पुराणों और बौद्ध साहित्य में नागों का वर्णन अक्सर मानव स्वरूप में मिलता है, जो संवाद करते हैं, निर्णय लेते हैं, शासन चलाते हैं, विवाह करते हैं और संतान उत्पन्न करते हैं, जो यह स्पष्ट करता है कि उन्हें केवल सरीसृप प्राणी मानना ग्रंथों की मूल भावना के विरुद्ध है। देह के स्तर पर नाग शब्द उन समुदायों और वंशों के लिए प्रयुक्त हुआ जिनका शारीरिक, सांस्कृतिक या प्रतीकात्मक संबंध सर्पचिह्न से जुड़ा था, ठीक उसी प्रकार जैसे कई मानव जातियों ने अपने टोटेम पशु या प्रतीक चुने और कालांतर में वही प्रतीक उनकी पहचान बन गया। यही कारण है कि नागों को कभी पूर्ण मानव, कभी आधा मानवाधा सर्प और कभी पूर्ण सर्प के रूप में चित्रित किया गया, जो किसी जैविक रूपांतरण का नहीं बल्कि दृश्य प्रतीकात्मकता का संकेत है। प्रतीक के स्तर पर सर्प भारतीय दर्शन में ऊर्जा, चेतना, पुनर्जागरण और गुप्त शक्ति का प्रतिनिधि है, जैसे कुंडलिनी शक्ति का सर्पाकार वर्णन जो रीढ़ के आधार से ऊपर उठती हुई चेतना का संकेत देता है, और इसी संदर्भ में नाग उन लोगों का प्रतिनिधि बनते हैं जो ऊर्जा, मन और प्रकृति के सूक्ष्म नियमों को समझते थे। चेतना के स्तर पर नागों को तमस या अज्ञान का प्रतीक नहीं बल्कि गहराई, स्थिरता और नियंत्रण का प्रतीक माना गया, क्योंकि वे ऐसी शक्तियों से जुड़े थे जो तुरंत दिखाई नहीं देती लेकिन सृष्टि को आधार प्रदान करती हैं। यही कारण है कि शेषनाग को पृथ्वी को धारण करने वाला बताया गया, जो यह संकेत है कि नाग चेतना को आधारभूत संरचना माना गया, न कि अराजक शक्ति।
यदि नाग केवल पशु होते तो उनके साथ देवताओं के विवाह, ऋषियों के संवाद और ब्रह्मांडीय कार्यों में सहभागिता का कोई औचित्य नहीं होता, लेकिन ग्रंथों में यह सब स्पष्ट रूप से वर्णित है। इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि नाग पूर्णतः मानव थे या नहीं, यह प्रश्न आधुनिक वर्गीकरण की उपज है। प्राचीन दृष्टि में नाग एक विशिष्ट मानव सत्ता थे जिनकी पहचान जैविक से अधिक सांस्कृतिक, प्रतीकात्मक और चेतनात्मक थी, और जिन्हें बाद के काल में कथात्मक सरलीकरण के कारण सांप के रूप में सीमित कर दिया गया। इस दृष्टि से नागों को समझना हमें यह सिखाता है कि प्राचीन भारत में पहचान देह से नहीं, बल्कि ज्ञान, प्रतीक और चेतना के स्तर से तय होती थी, और यही कारण है कि नाग मानव और अमानव के बीच एक सेतु के रूप में प्रस्तुत किए गए, न कि किसी एक श्रेणी में बंद किए गए। नागों को केवल सांप के रूप में स्थापित किया जाना किसी एक ग्रंथ या काल की देन नहीं था, बल्कि यह दीर्घकालिक ऐतिहासिक, वैचारिक और सांस्कृतिक विकृतीकरण की प्रक्रिया का परिणाम था, जिसमें जटिल सत्ता संरचनाओं और ज्ञान परंपराओं को सरल नैतिक कथाओं में बदल दिया गया। प्रारंभिक वैदिक और महाभारतीय काल में नाग एक स्वतंत्र, संगठित और प्रभावशाली सत्ता के रूप में वर्णित थे, जिनके अपने भूभाग, वंश, राजनैतिक निर्णय और विशिष्ट ज्ञान थे। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल में यज्ञ प्रधान और केंद्रीकृत धार्मिक व्यवस्था मजबूत होती गई, वैसे वैसे उन शक्तियों को जो पूर्ण नियंत्रण में नहीं थीं, प्रतीकात्मक रूप से अधीन या नकारात्मक दिखाया जाने लगा। नाग सत्ता, जो जल, पृथ्वी, विश्वविज्ञान और गुप्त ज्ञान से जुड़ी थी, इस नई व्यवस्था के लिए सहज नहीं थी। इसलिए उनके जटिल मानवीय और सांस्कृतिक स्वरूप को सरल बनाकर एक ऐसे रूप में ढाल दिया गया जिसे आम जन आसानी से समझ सके, और वह रूप था सर्प। पुराणिक काल में कथा परंपरा के विस्तार के साथ प्रतीकों को शाब्दिक रूप दे दिया गया, जिससे नागों की प्रतीकात्मक पहचान धीरे धीरे वास्तविक सर्प में बदलती चली गई। यह परिवर्तन जानबूझकर किया गया ऐसा कहना सरल होगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह सांस्कृतिक संप्रेषण की सुविधा और सत्ता केंद्रित दृष्टिकोण दोनों का परिणाम था, जहां जटिल सामाजिक समूहों को प्रतीकों में समेट दिया गया। इसके साथ साथ विदेशी यात्रियों, औपनिवेशिक इतिहासकारों और बाद के लोक साहित्य ने भी इस सरलीकरण को और मजबूत किया, क्योंकि उनके लिए नाग जैसी अवधारणा को मानवसत्ता के रूप में समझना कठिन था, जबकि सांप पूजा या सर्पलोक जैसे विचार उनके अपने सांस्कृतिक फ्रेम में आसानी से फिट हो जाते थे। परिणामस्वरूप नागों की राजनीतिक भूमिका, ज्ञान परंपरा और सामाजिक संरचना इतिहास से लगभग गायब हो गई, और जो बचा वह केवल एक डरावना, विषैला प्रतीक था। यह विकृतीकरण इसलिए भी स्थायी हो गया क्योंकि बाद की पीढ़ियों ने ग्रंथों को संदर्भ के बजाय कथा के रूप में पढ़ा, जिससे प्रतीक और वास्तविकता के बीच का अंतर समाप्त हो गया। नागों को केवल सांप बना देने से इतिहास को नैतिक रूप से सरल किया जा सका, जहां देव पूर्णतः शुभ और नाग पूर्णतः भयावह बन गए, लेकिन इसके बदले में भारतीय सभ्यता की एक गहरी, संतुलनाधारित और बहुसत्ता वाली समझ खो गई। इस प्रकार नागों का सिर्फ सांप बन जाना कोई प्राकृतिक व्याख्या नहीं, बल्कि इतिहास के सरलीकरण, सत्ता केंद्रित दृष्टिकोण और प्रतीकों के शाब्दीकरण का परिणाम था, जिसे समझे बिना नागलोक और तक्षक नाग जैसे पात्रों की वास्तविक भूमिका को पुनः स्थापित करना संभव नहीं है। तक्षक नाग की असली शक्ति को यदि केवल विष या एक व्यक्ति की हत्या तक सीमित कर दिया जाए, तो यह महाभारतीय युग की जटिल सत्ता संरचना को न समझ पाने का परिणाम होगा, क्योंकि ग्रंथों में तक्षक का प्रभाव भय के मनोविज्ञान, राजनीतिक संतुलन और प्रतीकात्मक प्रभुत्व तीनों में एक साथ दिखाई देता है। भय के स्तर पर तक्षक का नाम स्वयं में एक चेतावनी था, क्योंकि वह ऐसी सत्ता का प्रतिनिधि था जो अदृश्य रहकर भी निर्णायक प्रहार कर सकती थी। यही कारण है कि राजसत्ताएं उससे केवल सैन्य बल से नहीं, बल्कि अनुष्ठानिक और वैचारिक उपायों से निपटना चाहती थीं। राजनीति के स्तर पर तक्षक उस नाग सत्ता का चेहरा था जो जलस्रोतों, औषधीय ज्ञान, खनिज क्षेत्रों और सीमांत भूभागों पर प्रभाव रखती थी। यह प्रभाव सीधे सीधे किसी सिंहासन पर बैठकर नहीं,
बल्कि रणनीतिक हस्तक्षेप, मौन उपस्थिति और आवश्यक क्षणों में निर्णायक कार्रवाई के माध्यम से प्रकट होता था, जिससे तक्षक एक डिटरेंस पावर की तरह कार्य करता था। राजा परीक्षित की मृत्यु इसी संदर्भ में देखी जानी चाहिए। यह घटना व्यक्तिगत प्रतिशोध से अधिक सत्ता संकेत थी, जिसने यह स्पष्ट किया कि नाग सत्ता को अपमानित करना या अनदेखा करना राजनीतिक परिणाम ला सकता है। प्रतीकात्मक प्रभाव के स्तर पर तक्षक केवल एक नाम नहीं रहा, वह उन सभी शक्तियों का प्रतीक बन गया जिन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन जिनकी उपेक्षा भी संभव नहीं। यही कारण है कि जन्मेजय का नागयज्ञ तक्षक को लक्ष्य बनाते हुए भी समस्त नाग सत्ता पर आघात था, और इसी कारण आस्तिक द्वारा उसे रोका जाना आवश्यक हुआ, क्योंकि प्रतीकात्मक रूप से नागों का पूर्ण विनाश प्रकृति, ज्ञान और संतुलन के विरुद्ध होता। तक्षक का इंद्र के संरक्षण में जाना इस बात का संकेत है कि देवसत्ता भी इस संतुलन को समझती थी और नागों को पूर्णतः शत्रु नहीं बल्कि आवश्यक सीमा के रूप में देखती थी। इस प्रकार तक्षक की शक्ति न तो केवल भय से आती थी, न ही केवल राजनीति से, बल्कि उस प्रतीकात्मक स्थिति से आती थी जहां वह प्रकृति की गहरी, नियंत्रित और रहस्यमय शक्तियों का प्रतिनिधि था। ऐसी शक्तियां जो दिखाई कम देती हैं पर व्यवस्था को थामे रखती हैं। यही कारण है कि तक्षक को नष्ट करने का प्रयास इतिहास में बार बार हुआ, पर उसे पूरी तरह मिटाया नहीं जा सका, क्योंकि तक्षक कोई अकेला प्राणी नहीं बल्कि एक भूमिका, एक चेतावनी और एक संतुलन सूत्र था। और यही उसकी असली शक्ति थी कि वह सत्ता को यह याद दिलाता रहे कि नियंत्रण की भी सीमा होती है, और जो शक्ति उस सीमा को पार करती है वह अंततः स्वयं असंतुलन का शिकार बन जाती है। नागलोक से आधुनिक भारत तक की निरंतरता को समझना वास्तव में यह समझना है कि प्राचीन सत्ता संरचनाएं पूरी तरह समाप्त नहीं होती, बल्कि समय के साथ रूप बदलकर, प्रतीकों में ढलकर और संस्थागत ढांचों में छिपकर आगे बढ़ती रहती हैं। और यही कारण है कि आज भी यह प्रश्न प्रासंगिक है कि क्या कुछ अब भी छिपा हुआ है। वैदिक और पुराणिक ग्रंथों में नागलोक को किसी काल्पनिक पाताल या केवल सांपों की दुनिया के रूप में नहीं, बल्कि एक विशिष्ट भौगोलिक सांस्कृतिक क्षेत्र, एक संगठित समुदाय और एक ज्ञानाधारित सत्ता के रूप में वर्णित किया गया है, जिसके संकेत आधुनिक भारत के कई क्षेत्रों में आज भी मिलते हैं। नागों से जुड़े स्थल जैसे कश्मीर, असम, नागालैंड, केरल, तटीय आंध्र, बंगाल और सिंधुगंगा क्षेत्र के नाम, प्रतीक, लोक परंपराएं और मंदिर संस्कृति यह दर्शाती हैं कि नाग पहचान केवल धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक स्मृति का हिस्सा है। आधुनिक भारत में भी जलस्रोतों की पूजा, सर्प पूजन, नाग पंचमी जैसे पर्व और नाग को रक्षक या संरक्षक के रूप में देखने की परंपरा यह संकेत देती है कि नाग सत्ता को कभी पूरी तरह नकारा नहीं गया, बल्कि उसे लोक चेतना में सुरक्षित रखा गया। इसके अतिरिक्त कुछ प्राचीन स्थापत्य संरचनाएं, भूमिगत जल प्रणालियां, गुप्त मार्गों और नाग चिन्हों से युक्त शिलालेख यह प्रश्न उठाते हैं कि क्या ये केवल प्रतीक हैं या किसी संगठित ज्ञान परंपरा के अवशेष। आधुनिक प्रशासनिक और सामाजिक ढांचों में भी नाग शब्द का उपयोग कभी कभी समुदाय, क्षेत्र या वंश के रूप में दिखाई देता है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि नाग पहचान को जानबूझकर मिथक के आवरण में ढक दिया गया ताकि वह राजनीतिक विमर्श से बाहर हो जाए। यह भी ध्यान देने योग्य है कि औषधि ज्ञान, विषचिकित्सा, योग परंपरा में कुंडलिनी शक्ति और प्रतीकात्मक सर्पऊर्जा जैसे तत्व आज भी भारतीय ज्ञान परंपरा का हिस्सा हैं, जो सीधे सीधे नाग अवधारणा से जुड़े हैं। इसलिए जब हम पूछते हैं कि क्या कुछ आज भी छिपा है, तो उत्तर किसी रहस्यमय षड्यंत्र की ओर नहीं, बल्कि इस तथ्य की ओर जाता है कि इतिहास के कई स्तर जानबूझकर सरल कथाओं में बदल दिए गए ताकि जटिल सत्ता संतुलन, प्राचीन ज्ञान नेटवर्क और वैकल्पिक सभ्यताओं की भूमिका धुंधली हो जाए। नागलोक शायद अब एक भौतिक राज्य के रूप में मौजूद न हो, लेकिन उसकी छाया, संस्कृति, प्रतीक, ज्ञान और चेतना के रूप में आज भी आधुनिक भारत की जड़ों में गहराई से समाई हुई है। और यही कारण है कि नागों को अतीत की कहानी मानना इतिहास को अधूरा पढ़ने जैसा है।
नागलोक की सबसे गहरी शिक्षा को यदि एक वाक्य में समझा जाए तो वह यह है कि शक्ति तभी टिकाऊ होती है जब वह ज्ञान से संचालित और संतुलन से नियंत्रित हो, और यही सिद्धांत नाग परंपरा का मूल रहा है। वैदिक और पुराणिक संदर्भों में नाग किसी उन्मत्त या अराजक शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि ऐसी सत्ता का संकेत देते हैं जो प्रकृति की गहराइयों, जल, भूमि, विष, औषधि और ऊर्जा को समझकर उनका उपयोग करती है, न कि उनका अंधाधुंध दोहन। नागलोक की शिक्षा यह स्पष्ट करती है कि केवल बाहुबल या शस्त्रबल से सत्ता स्थापित की जा सकती है, लेकिन उसे दीर्घकाल तक बनाए रखने के लिए गुप्त ज्ञान, आत्मसंयम और पर्यावरणीय संतुलन आवश्यक होता है। नागों का विष ही इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वह विनाश का साधन भी है और औषधि का आधार भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका प्रयोग किस चेतना और उद्देश्य से किया जा रहा है। यही कारण है कि नाग विद्या में खगोल, समयगणना, औषधि विज्ञान और चेतना तत्व का विशेष स्थान रहा, क्योंकि यह विद्या शक्ति को केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि संरक्षण और संतुलन के लिए तैयार करती थी। नागलोक यह भी सिखाता है कि हर शक्ति को दृश्य होना आवश्यक नहीं। कई बार सबसे प्रभावशाली सत्ता वह होती है जो मौन में कार्य करती है, जो सीमाओं की रक्षा करती है, जो तभी हस्तक्षेप करती है जब संतुलन टूटने लगता है। देव, असुर और मानव तीनों के साथ नागों का संबंध इसी सिद्धांत पर आधारित था कि कोई भी सत्ता पूर्ण नहीं होती और हर व्यवस्था को एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता होती है जो उसे उसकी सीमाएं याद दिलाती रहे। आधुनिक संदर्भ में यह शिक्षा और भी प्रासंगिक हो जाती है, क्योंकि आज शक्ति प्रौद्योगिकी, संसाधनों और सूचना के रूप में केंद्रित हो चुकी है, लेकिन उसके साथ संतुलन और नैतिक चेतना का अभाव दिखाई देता है। नागलोक की गहरी सीख यह नहीं कहती कि शक्ति से दूर रहो, बल्कि यह कहती है कि शक्ति को समझो, ज्ञान से बांधो और संतुलन से नियंत्रित करो, अन्यथा वही शक्ति अंततः विनाश का कारण बन जाती है। इसी कारण नाग परंपरा में विनाश और संरक्षण, भय और सम्मान, रहस्य और अनुशासन सब एक साथ मौजूद हैं, और यही इसे केवल एक ऐतिहासिक अवधारणा नहीं बल्कि एक शाश्वत चेतावनी और मार्गदर्शन बना देता है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन काल में था।